हेलो एवरीवन, मैं हूं जतिन और वेलकम टू कोडिंग फन। तो यार आज हम शुरू करने वाले हैं एचटीएमएल की वीडियो सीरीज। तो यार सबसे पहले आपको अगर वेब डेवलपर बनना है, ठीक है, फ्रंट एंड वेब डेवलपर या फिर फुल स्टैक वेब डेवलपर, तो तीन चीजें सीखने की जरूरत पड़ेगी। सबसे पहले हमारे एचटीएमएल, दूसरा है सीएसएस और तीसरा है जावास्क्रिप्ट। तो यार इस वाली वीडियो सीरीज के अंदर हम शुरू करने वाले हैं एचटीएमएल से और उसके बाद हम सीएसएस कवर करेंगे, उसके बाद हम जावास्क्रिप्ट कवर करेंगे, ठीक है। तो यार सबसे पहले अगर आपको कोडिंग शुरुआत करनी है, ठीक है, तो फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट में आपको कोड एडिटर की जरूरत पड़ती है। तो यहाँ पे बेसिकली बहुत सारे कोड एडिटर्स होते हैं, उसमें से मेन मेन जो यूज होता है वो आपको मैं बताने वाला हूँ, ठीक है। तो सबसे पहले हम यूज कर सकते हैं यहाँ पर, ओके, पहले तो हम यूज कर सकते हैं नोटपैड प्लस प्लस, जो कि यार नोटपैड का ही एक एक्सटेंडेड वर्जन है, उसको भी आप यूज कर सकते हो। या फिर हम यूज कर सकते हैं सबलाइम टेक्स्ट एडिटर, ठीक है, उसका जो मेन वर्जन है अभी वो है सबलाइम टेक्स्ट 4। और इस वाली वीडियो सीरीज के अंदर हम यूज करने वाले हैं वीएस कोड एडिटर। तो मैं आपको बता देता हूँ उसको कैसे डाउनलोड करना है। तो सबसे पहले हमें यहाँ पे ब्राउजर में लिख देना है वीएस कोड एडिटर, ओके, डाउनलोड वीएस कोड। तो आपको सबसे पहली लिंक मिल जाएगी यहाँ पर, जो कि हमारी ऑफिशियल वीएस कोड एडिटर की लिंक, ठीक है। तो यहाँ से आप डाउनलोड कर दो विंडोज के लिए, या फिर आप लिनक्स यूज कर रहे हो तो लिनक्स के लिए, या फिर आप मैक यूज कर रहे हो तो मैक के लिए। तो यार हम यूज कर रहे हैं विंडोज, तो मैं यहाँ पे सिंपल डाउनलोड करता हूँ विंडोज वाला। ठीक है, चलो भाई, हमारा डाउनलोड हो रहा है। ठीक है, चलो हमारा वीएस कोड डाउनलोड हो चुका है, तो जल्दी से इसको इंस्टॉल कर देते हैं। इंस्टॉल करने की प्रोसेस में आपको बता देता हूँ। सबसे पहले मैंने यहाँ पे इसको ओपन कर दिया, फिर ये एक्सेप्ट कर लेना है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे क्लिक करता हूँ, फिर नेक्स्ट पे, फिर नेक्स्ट पे। और यहाँ पे देखो बहुत सारे चेक बॉक्स आ रहे हैं, जो भी टिक नहीं किए हुए हैं उनको भी आप टिक कर लो। मैं आगे जाके बताता हूँ कि वो क्या काम में आता है, ठीक है। क्रिएट अ डेस्कटॉप आइकन, वो नहीं करोगे तो भी चलेगा, और ऐड टू पाथ, ये सारी चीजें कर लो। उसके बाद आपको सिंपल क्लिक कर देना है नेक्स्ट पर, उसके बाद इंस्टॉल। तो हो रहा है हमारे वीएस कोड इंस्टॉल। जल्दी से हो जाए तो हम अपना प्रोग्राम लिखना शुरुआत करते हैं। तो चलो यार, हो चुका हमारा वीएस कोड इंस्टॉल। लॉन्च करते हैं इसको जल्दी से। ये हो गया। तो अब हमें सबसे पहले जरूरत पड़ेगी कोई भी एक फाइल बनाने की, या फिर हमारे वीएस कोड के अंदर हमारे कोई भी एक फाइल ओपन करने की जरूरत पड़ेगी। तो मैंने जैसे बताया था, वहां पे बहुत सारे चेक बॉक्सेस आ रहे थे, उसको चेक करने करने हैं हमको। तो वो क्या काम में आ रहा है, तो देखो मैंने यहाँ पे HTML5 का एक फोल्डर बना के रखा है, उसी के अंदर मैंने ओपन करना है अपना वीएस कोड। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे सिंपल राइट क्लिक करूंगा, और यहाँ पे एक ऑप्शन आ रहा है शो मोर ऑप्शन, इसके अंदर मिल जाएगा मुझे ओपन विथ कोड। अगर आप यूज करें विंडोज 10 तो डायरेक्टली आपको मिल जाएगा ओपन विथ कोड वाला ऑप्शन। तो उसको यार ओपन कर लो। तो क्या होगा यहाँ पे, सॉरी मैंने गलत दबा दिया। तो आपको मिल जाएगा वीएस कोड के अंदर ये फोल्डर ओपन किया होगा। तो ये रहा हमारा फोल्डर। अब हम कर रहे हैं यहाँ पे एक नई फाइल बनाएंगे। तो यार हमें एचटीएमएल की फाइल अगर बनानी है, तो पहले तो हमें नाम देना पड़ेगा। तो मैं देता हूँ यहाँ पे इंडेक्स, फिर डॉट एच टी एम एल। यार डॉट एच टी एम एल क्या होता है, एक एक्सटेंशन होता है कि कंप्यूटर को पता चले कि जो भी हमने फाइल बनाई, जो भी डॉक्यूमेंट बनाया, वो कौन से आए। मतलब एच टी एम एल का है तो ब्राउजर पे चलेगा। तो ठीक है, तो ये होता है डॉट एच टी एम एल फाइल का एक्सटेंशन। तो सबसे पहले हम बात करेंगे एच टी एम एल के बेसिक स्ट्रक्चर की। तो यार एच टी एम एल का बेसिक स्ट्रक्चर देखो, वीएस कोड के अंदर एमेट एब्रिविएशन करके एक फंक्शनलिटी होती है, जिसके मदद से हम पूरा का पूरा बॉयलर प्लेट कोड या फिर बेसिक जो स्ट्रक्चर बोलते हैं वो हमें जनरेट करके मिल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे होता है हमारा एचटीएमएल का बेसिक स्ट्रक्चर। मैं आपको समझाता हूँ कि उसमें क्या क्या चीजें आती है। तो सबसे पहले आप ऊपर की तरफ देख सकते हो, हमारा एक टैग है जो कि है डॉक टाइप एचटीएमएल, ठीक है। तो वो टैग क्या काम में आता है कि हमें बताता है, हमें नहीं, एक्चुअली ब्राउजर को बताता है कि जो भी हमारा एचटीएमएल का जो भी डॉक्यूमेंट है वो कौन से वाले पे रन कर रहा है। जैसे अलग अलग वर्जन होता है एप्लीकेशन के, वैसे भी एचटीएमएल का भी वर्जन है, ठीक है। तो HTML5 हमारा लेटेस्ट है, तो ये डिक्लेयर करता है कि जो भी हम डॉक्यूमेंट बना रहे हैं वो HTML5 का डॉक्यूमेंट है, ओके। उसके बाद मेन हमारा शुरुआत होती है HTML टैग का। देखो यहाँ पे HTML मेन टैग ओपन हुआ, यहाँ पे लास्ट में क्लोज हो गया। ये होता है हमारा रूट एलिमेंट, कि इसके अंदर सारे के सारे हमारे HTML के एलिमेंट्स आ सकते हैं, ठीक है। तो इसके अंदर हमें मिल जाते हैं बेसिकली दो चीजें, एक होता है हमारा हेड और एक होती है बॉडी। तो यार हेड के अंदर आप देख सकते हो बहुत सारी चीजें लिखी हुई है बाय डिफॉल्ट, उसमें से कुछ मेटा इन्फॉर्मेशन है और एक है हमारा टाइटल, ओके। और उसके बाद है हमारी बॉडी। तो यार बॉडी के अंदर क्या होगा, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हम लिखेंगे वो हमें शो करेगा हमारे वेब पेज के अंदर। मतलब कि जो भी हम वेब पेज या फिर वेबसाइट बना रहे हैं वो चीज हमें दिखेगी। मतलब वो चीज कहाँ से आएगी, बॉडी के अंदर जो कुछ भी हमने लिखा वहां से। और हेड के अंदर, तो यार हेड के अंदर वो सारी चीजें होती है जो कि हमें एक्चुअल में पेज के अंदर जरूरत है, बट क्या होगा कि वो दिखेगी नहीं पेज के अंदर। जैसे कुछ चीजें हमने लिंक करवा दी, या फिर
जो ये मेटा इन्फॉर्मेशन है इसके बारे में भी हम बाद में बात करेंगे कि मेटा इन्फॉर्मेशन क्या होती है, ठीक है। तो यार अभी हम बात करते हैं एक टाइटल की। तो टाइटल क्या होता है, देखो पहले तो मैं बॉडी के अंदर कुछ भी एक लिख देता हूँ, पैराग्राफ टैग लेकर हेलो लिख देता हूँ। चलो हेलो वर्ल्ड लिखते हैं, क्योंकि यार सबसे पहले हम कोई भी प्रोग्राम लिखते हैं तो हेलो वर्ल्ड ही लिखते हैं। तो यहाँ पर भी मैं लिखने वाला हूँ हेलो वर्ल्ड। देन उसको मैंने सेव कर लिया। तो यार अब इसको हमें रन भी तो करवाना पड़ेगा वेब पेज के अंदर। तो यार VS कोड के अंदर एक मस्त एक्सटेंशन मिल जाता है जो कि हमारा लाइव सर्वर। तो आप भी इसको डाउनलोड कर दीजिए ताकि वो लाइव सर्वर मतलब अपने ब्राउजर पे इसको रन कर सके, ठीक है। तो मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ लाइव सर्वर। तो थोड़ी सी वेट करेंगे हम, डाउनलोड हो जाता है तो उसके बाद हम इसको ओपन करने वाले हैं। तो ठीक है, हमारा लाइव सर्वर इंस्टॉल हो चुका है। अब मुझे करना है ये जो हमने पेज बनाया था उसको ओपन। तो यार यहाँ से मैं करता हूँ राइट क्लिक और यहाँ पे मैं करूंगा ओपन विथ लाइव सर्वर। तो जो भी हमने एक्सटेंशन डाउनलोड किया था उसकी मदद से ओपन कर पा रहा है अपने ब्राउजर के अंदर, ठीक है। तो वहां से मुझे ना पेज बारी बारी यहाँ पे रिफ्रेश नहीं करना पड़ेगा। मैंने अगर लाइव सर्वर से डाउनलोड किया तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे कुछ भी मैंने प्रोग्राम लिख दिया, उसके बाद मैं सेव करूंगा, उसके बाद मैं यहाँ पे चला जाऊंगा तो मुझे लिखा हुआ मिल जाएगा, ठीक है। ये काम होता है बेसिकली हमारा लाइव सर्वर का। तो हो गया हमारा ये चीज। अब मैं बताने वाला था टाइटल। तो यार टाइटल क्या होता है, तो यहाँ पे देखो डॉक्यूमेंट लिखा है, ठीक है। तो यहाँ पे टाइटल में आप देख सकते हो ऊपर की तरफ डॉक्यूमेंट लिखा हुआ आएगा। जैसे हम फेसबुक का कोई भी पेज ओपन कर ले तो वहाँ पे क्या लिख के आता है, फेसबुक या फिर लॉगिन वाला पेज है तो लॉगिन, वो सारी चीजें लिखी हुई आती है। तो हम अभी कोई भी मतलब बना रहे हैं कि चलो कोडिंग हंट की वेबसाइट बना रहे हैं, तो हम लिख देते हैं कोडिंग हंट और मैं यहाँ से सेव करता हूँ और करता हूँ मैं रिफ्रेश, वहां पे मतलब पेज के अंदर जाता हूँ तो क्या हो जाता है, कोडिंग हंट लिखा हुआ आ जाता है। तो ये हमारा होता है टाइटल, ठीक है। उसके बाद हम अभी आगे बात करने वाले हैं बॉडी की, क्योंकि यार बॉडी के अंदर ही सारे हमारे एलिमेंट्स आएंगे और हम पढ़ने वाले हैं HTML के अंदर एलिमेंट्स। तो यार मैं अब सबसे पहले बताना चाहूंगा कि एलिमेंट्स क्या होता है। तो HTML एलिमेंट्स ये होता है कि ब्राउजर को हमें मतलब ब्राउजर को बताता है कि कौन सी वाली चीज कैसे होनी चाहिए। जैसे कोई पैराग्राफ ला दिया तो पैराग्राफ कैसे दिखना चाहिए, या फिर हेडिंग्स है तो हेडिंग्स कैसे दिखना चाहिए, बटन्स कैसे दिखना चाहिए, मतलब वो स्ट्रक्चर डिफाइन करता है, ठीक है, HTML एलिमेंट। तो सबसे पहले हम कुछ एलिमेंट्स की बात करेंगे, उसमें से सबसे पहला है हमारा पैराग्राफ। कि अगर हमें वेब पेज के अंदर कोई पैराग्राफ दिखाना हो तब हम क्या कर सकते हैं। तो देखो मैंने P टैग लिया यहाँ पे, ओपन किया है, उसको क्लोज किया, हमने पहले से ही ले रखा है तो मैं उसी को बता देता हूँ। फिर मैं जैसे यहाँ पे जाता हूँ अपने पेज के अंदर तो वहाँ पे लिखा हुआ आ गया हेलो वर्ल्ड, जो कि मैंने लिखा था P टैग के अंदर। तो यार ये होता है हमारा पैराग्राफ टैग। अगर मुझे ज्यादा इन्फॉर्मेशन लिखनी है तो मैं यहाँ पे सिंपल दूसरा एक पैराग्राफ टैग ले लेता हूँ, उसके अंदर मैं लिखूंगा डमी टैग्स मिलता है मैं लॉरेम का VS कोड के अंदर, ठीक है। तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ लॉरेम 23, देन एंटर करता हूँ तो हमें 23 वर्ड्स का यहाँ पे एक मिल जाएगा डमी टेक्स्ट। फिर मैं इसको सेव करता हूँ और रन करता हूँ अपने ब्राउजर पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे ये मिल गया हमें डमी टेक्स्ट, ठीक है। तो ये हमारा होता है पैराग्राफ कि अगर हमें पेज के अंदर कोई पैराग्राफ दिखाना है तो हम क्या करेंगे, ठीक है, पैराग्राफ टैग का यूज कर लेंगे। तो पैराग्राफ के साथ में ही मैं एक और चीज इंट्रोड्यूस करना चाहूंगा जो कि हमारा BR टैग, क्योंकि अब पैराग्राफ तो हमने लिख दिया पर मुझे ना यहाँ से ब्रेक चाहिए। देखो ये कुछ लिखा हुआ है, उसके बाद मैं एंटर करता हूँ और यहाँ पे नीचे न्यू लाइन में चला जाता हूँ, फिर मैं सेव करता हूँ और वहाँ पे हम ब्राउजर के अंदर देखते हैं तो आप देख सकते हो कि वहां पर ना कोई ब्रेक नहीं लगी या फिर नई लाइन में नहीं आया। तो मुझे अगर कोई टेक्स्ट बीच में से नई लाइन में लाना है तो मैं क्या कर सकता हूँ, तो मैं यहाँ पे यूज कर सकता हूँ BR टैग का। तो मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं सिंपल लिख दूंगा BR टैग। उप्स, मैंने क्या लिख दिया, BR। ओके, तो आप देख सकते हो मैंने BR टैग लिख दिया यहाँ पर बीच में। फिर मैं इसको सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउजर पर। तो अभी आप देख सकते हो कि पहली लाइन आ गई, दूसरी लाइन मैंने जहाँ पे BR टैग लगाया था उसके बाद से शुरुआत हो रही है ना। तो ये होता है हमारा BR टैग। और एक चीज आपने अगर नोटिस की हो तो पैराग्राफ टैग में क्या था कि देखो एक ओपनिंग टैग है और एक क्लोजिंग टैग है। क्लोजिंग टैग कैसे लिखे जाते हैं, यहाँ पे स्लैश लगाकर, ठीक है। पर BR टैग में तो कोई क्लोजिंग टैग है नहीं। तो हाँ यार ये होता है हमारा सिंगुलर टैग, क्योंकि इसमें कोई पैड मतलब दो टाइप के टैग्स होते हैं, एक हमारा सिंगुलर और एक है पैर टैग, ठीक है। पैर मतलब जिसकी पैर रहेगी, कि ओपनिंग टैग और क्लोजिंग टैग। पर जो BR टैग होता है वो हमारा सिंगुलर टैग है जिसका कोई क्लोजिंग टैग नहीं रहेगा। उसका जो काम है वो पहले से डिक्लेयर करके रखा है उन लोगों ने, ठीक है। तो ये होता है हमारा BR टैग। तो चलो यार पैराग्राफ टैग के बारे में आपने जान लिया और BR टैग के बारे में भी जान लिया। तो यार आप अपने पेज के अंदर आप पैराग्राफ लिख सकते हो, ठीक है। तो इसके बाद हम बात करने वाले हेडिंग्स की। अगर हमें HTML के अंदर हेडिंग लगाना है तो कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हमारे पास ना 6 तरह के हेडिंग्स होते हैं। मैं आपको सभी सभी लिख के बता देता हूँ कि कैसे होता है और उसका काम क्या रहता है। मैं यहाँ पे पहले लिखूंगा H1, उसके अंदर लिखते हैं हेलो, कुछ भी लिख देते हैं, चलो कोडिंग हंट। ओके, मैंने यही लिख दिया। उसके बाद मैं इसको कॉपी करता हूँ 2 3 4 5 6 बारी, ठीक है। और 6 बारी मतलब H1 से लेकर H6 तक मैं पूरा लिख देता हूँ। यहाँ पर H2, यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ H2, यहाँ पे कर देता हूँ H3,
और यहाँ पर भी मैं कर देता हूँ H3, ठीक है। उसके बाद H4, यहाँ पर भी H4, फिर H5 और H6। तो देखो यार, मैंने सारे के सारे हेडिंग्स टैग लिख दिए H1 से लेकर H6 तक। तो यहाँ पर मैं इसको सेव करता हूँ और मैं ओपन करता हूँ अपना ब्राउजर। तो आप देख सकते हो कि जो H1 था वो सबसे बड़ा, मतलब फॉन्ट साइज उसकी बड़ी आ रही है, और सारे के सारे हेडिंग्स हमें कैसे दिख रहे हैं, फॉन्ट वेट उसका ज्यादा है, मतलब बोल्ड। आपने अगर सुना हो कि फॉन्ट वेट बोल्ड, तो ये चीज होती है, यहाँ पे बोल्ड करके देखा देता है वो हमको, ठीक है। तो H1 के अंदर ये चीजें होती है। फिर H2 आ गया तो उससे कुछ थोड़ा सा छोटा दिख रहा है, H3 उससे भी छोटा दिख रहा है, H4 उससे भी छोटा, ऐसे करके। पर अगर आपको नहीं पता कि इसका मेन काम क्या होता है, तो मैं बताना चाहूंगा कि हेडिंग्स हमारे इस काम में आता है कि ब्राउजर को पहले से ही पता रहता है कि उसको कितनी प्रायोरिटी देनी है। जैसे हेडिंग को ज्यादा प्रायोरिटी दो, उसके बाद जो कंटेंट लिखा है, जो हमारा पैराग्राफ सब रहेगा, उसको उसके बाद प्रायोरिटी दो, ठीक है। उस काम में आता है। बाकी तो हम हेडिंग को भी फॉन्ट साइज बढ़ाकर या फिर फॉन्ट वेट बढ़ाकर ऐसा ही बना सकते हैं, ठीक है। ये होते हैं हमारे हेडिंग्स जो कि हम यूज करेंगे। इसका मैं अगर एग्जांपल दूं, तो देखो आप एक कार की वेबसाइट बना रहे हो, ठीक है। तो सबसे पहले जो मेन हमारा हेडिंग आएगा कि भाई हमारी वेबसाइट कौन सी है, कार की, तो वहां पे जो जो भी कार की कंपनी का नाम लिखा रहेगा वो लिखेंगे H1 के अंदर। फिर कोई स्पेसिफिक कार का नाम लिखेंगे और उसका कोई कंपोनेंट है कि उसी कार के बारे में कुछ लिखा हुआ रहेगा, तो उसको हम लिख सकते हैं H2 के अंदर। और उसके अंदर भी कोई कार का कंपोनेंट उसके बारे में लिखना है, तो हम उसको लिख सकते हैं H3 के अंदर। तो यही हम उसका काम रहता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया हेडिंग टैग। अब इसके बाद हम एक और टैग कवर करने वाला है, जो कि हमारा एचआर टैग। तो यार देखो, एचआर टैग मैं यहाँ पे लिखता हूँ, देन एंटर किया, फिर मैं सेव करके ब्राउजर पे रन कराता हूँ। तब देख सकते हो हॉरिजॉन्टल लाइन आ गई यहाँ पर। तो एचआर का नेम होता है, मतलब फुल नेम बोल रहे तो हॉरिजॉन्टल रूल, ठीक है। तो यहाँ पे अगर हमें टेक्स्ट के बाद या फिर कोई कंपोनेंट को अलग करना है, कोई कुछ भी काम करना है, कि हमें नीचे की तरफ एक हॉरिजॉन्टल लाइन चाहिए, तब हम क्या यूज करेंगे, एचआर टैग का यूज कर लेंगे, ठीक है। तो ये भी हमारा बेसिकली होता है एक सिंगुलर टैग, जिसका कोई क्लोजिंग नहीं रहता और इसका काम पहले से डिफाइन करके रखा है, ठीक है। ये हो गया हमारा एचआर टैग। अभी हम बात करने वाले हैं लिंक टैग की, कि अगर हमें वेब पेज के अंदर कोई लिंक लानी है कि उस पर क्लिक करने पर रीडायरेक्ट होना चाहिए कोई और पेज पर, तो यार वो चीज होती है कैसे, उसके लिए हम लिखने वाले हैं एंकर टैग। उसको बोलेंगे हम एंकर टैग। इसके लिए हमें सिंपल लिखना है, ओपन एंगुलर ब्रैकेट, देन ए, देन क्लोज एंगुलर ब्रैकेट, ओके। फिर उसका क्लोजिंग टैग भी वैसे ही लिख देना है पीछे की तरफ। पर मेन चीज इसके अंदर आएगा एक एट्रीब्यूट। एट्रीब्यूट क्या होता है, जो एट्रीब्यूट होता है हमारा, उसके मतलब स्पेसिफिक काम रहता है एट्रीब्यूट का। सभी अलग अलग तरह के बहुत सारे एट्रीब्यूट्स होते हैं। तो एंकर टैग के साथ यूज होगा हमारा एचरैप। अब एचरैप के बारे में बात करते हैं, पहले एंकर टैग के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। तो मैंने एंकर टैग ले लिया, उसके बीच में मैं लिख देता हूँ क्लिक मी, कुछ भी लिख देता हूँ, चलो। मैंने लिख दिया क्लिक मी, देन सेव करता हूँ और हम ब्राउजर पे देखेंगे। तब देख सकते हो यहाँ पे एक अंडरलाइन वाला, मतलब क्लिक में लिखा हुआ आ गया। और यहाँ पे जैसे मैं उस पे अपना माउस ले जा रहा हूँ, तो कैसा, मतलब उसका कर्सर पॉइंटर दिख रहा है, ठीक है। तो ये हमारा एंकर टैग होता है। पर इसके अंदर एचरएफ क्या है, तो एचरएफ की बात करते हैं कि मैंने एक बटन तो ले लिया, एक लिंक तो ले ली कि यहाँ पे क्लिक करो और कहीं पे रीडायरेक्ट हो कुछ भी, ठीक है। पर कहाँ पे रीडायरेक्ट होना चाहिए, तो वो पाथ देना पड़ेगा हमें एचरैप के अंदर। तो यार एचरैप के अंदर बेसिकली हम दो टाइप के यूआरएल दे सकते हैं, एक है हमारा एब्सोल्यूट और एक रिलेटिव, ठीक है। तो एब्सोल्यूट क्या होता है, एब्सोल्यूट यूआरएल वो होता है जो कि हमारा कोई भी एब्सोल्यूट वेबसाइट पहले से जो मतलब होस्ट करके रखी है। जैसे मैं अपनी एक कोई वेबसाइट ले लेता हूँ कोडिंग क्लाउड की, ओके। तो मैंने कोडिंग क्लाउड की वेबसाइट यहाँ पे कॉपी करी, देन यहाँ पे मैं कर देता हूँ पेस्ट, ओके। फिर मैं सेव करता हूँ और जाता हूँ अपने ब्राउजर पर, फिर हम देखते हैं कि क्या होता है। अब मैं इस पे क्लिक करने वाला हूँ, तो मैंने इस पे क्लिक कर दिया, तो क्या हुआ, देखो लोडिंग हो रहा है। अब ओपन हो जाएगी हमारी कोडिंग क्लाउड की वेबसाइट, देखो कोडिंग क्लाउड इंस्टीट्यूट, ओके। तो ये होता है हमारा एंकर टैग की, उस पे क्लिक करने से हमें कहीं पर रीडायरेक्ट कराना है कोई भी वेबसाइट पर, ठीक है। कोई भी डाउनलोड, अगर आपने कोई भी ब्राउजर ओपन किया हो तो वहाँ पे आ जाता है कि क्लिक है टू डाउनलोड, तो वो बटन कैसे लिखा हुआ होता है, इसी से, ठीक है। फिर वो रीडायरेक्ट करा देता है डाउनलोड वाले पेज पर। तो ये हो गया हमारा एंकर टैग। उसके बाद अब अगर हमें अपने पेज के अंदर इमेज लानी हो, तो उसके लिए हम क्या यूज कर सकते हैं, इमेज टैग का। तो इमेज टैग के बारे में आपको बताऊंगा इमेज टैग क्या होता है। तो इमेज टैग के लिए हमें सबसे पहले यहाँ पे लिखना पड़ेगा IMG, ओके। अब देखो इसके अंदर भी कुछ एट्रीब्यूट्स आ गए, ये SRC हो गया, फिर ऑल्ट हो गया, ये सारे हमारे एट्रीब्यूट्स है। इसका भी मैं काम बताता हूँ। तो हमने इमेज टैग लिखा, इसको भी देख लो आप। इसका भी कोई क्लोजिंग टैग नहीं है, मतलब ये भी सिंगुलर टैग है। उसको क्यों चाहिए भाई क्लोजिंग टैग, उसके अंदर हमें लिखना है, मतलब इमेज बीच में तो डाल नहीं सकते कि भाई इमेज, है ना। तो इसलिए इसका क्लोजिंग टैग नहीं होता, क्योंकि उसकी इमेज का पाथ हमें देना पड़ता है SRC के अंदर। यार SRC देखिए समझ में आ गया होगा, उसके अंदर कोई सोर्स लिखना है, ठीक है।
तो उसके अंदर भी सेम चीज रहती है हमारी, हम उसका एब्सोल्यूट यूआरएल दे सकते हैं या फिर रिलेटिव यूआरएल दे सकते हैं। तो हम यहाँ पे यूज करने वाले हैं रिलेटिव यूआरएल। देखो हमने एब्सोल्यूट तो देख लिया हमारे एंकर टैग के अंदर, तो इमेज के अंदर हम यूज करने वाले हैं रिलेटिव। तो यार सबसे पहले मैं यहाँ पे डाउनलोड कर देता हूँ एक इमेज, ठीक है। कौन सी करें, हम कोडिंग क्लाउड का लोगो डाउनलोड कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे गया, फिर सेव इमेज एज कर दिया, और मैं डाउनलोड करने वाला हूँ अपने जो फोल्डर बनाता है HTML फाइल का उसके अंदर। तो यहाँ पे मैं कर रहा हूँ, उसको पेस्ट नहीं कर सकता, मैं सेव करूंगा, ठीक है। तो इसका नाम भी चलो चेंज कर देता है, मैं सिर्फ लिखता हूँ लोगो, देन एंटर करता हूँ, तो ये हो गया हमारा लोगो डाउनलोड। ओके, अब देखो एसआरसी के अंदर मैं लिख रहा हूँ, हमारा लोगो कहाँ गया, ये रहा लोगो। अभी सेम फोल्डर के अंदर है, तो मैं उसका सिंपल पाथ लिख दूंगा, क्या नाम है, लोगो डॉट png। तो मुझे यहाँ पर भी सेम लिखना है, लोगो डॉट png। देन मैं करता हूँ सेव, और जाते हैं अपने ब्राउजर पर। तो आप देख सकते हो यहाँ पे, हाँ, कोडिंग क्लाउड का लोगो आ गया। कैसे आया, तो इमेज टैग की मदद से। अभी यार एक सिंपल चीज है कि अगर आप वेबसाइट बना रहे हो या फिर वेब पेज बना रहे हो, तो वहाँ पे कोई इमेजेस लाने की तो जरूरत पड़ेगी, तो हम ऐसे ला सकते हैं इमेज टैग की मदद से। तो इसके अंदर और भी एट्रीब्यूट्स होते हैं, उसको मैं इंट्रोड्यूस करवा देता हूँ। तो सबसे पहला है ऑल्ट टैग, ऑल्ट एट्रीब्यूट, सॉरी ऑल्ट एट्रीब्यूट, ठीक है। तो ऑल्ट एट्रीब्यूट क्या रहता है कि यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, हाँ मैं यहाँ पे लिखता हूँ लोगो, ठीक है, फिर मैं सेव किया। तो देखो यहाँ पे कुछ फर्क नहीं नजर आ रहा, मतलब जो हमारी इमेज दिख रही थी वही दिख रही है। पर ऑल्ट टैग का मतलब क्या है, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि अगर लोगों की जगह, मतलब सर्वर में से आ रही है इमेज, या फिर हमारे एब्सोल्यूट यूआरएल या फिर रिलेटिव पर अगर कुछ प्रॉब्लम हो गई, कोई कारण सर वो इमेज नहीं आ पाई, तब क्या करेंगे, जो ऑल्ट वाला जो नाम भी कुछ कुछ भी लिखा था ना, वो चीज यहाँ पे लिखी हुई आ जाएगी, जिससे कि यूजर को पता चले कि जो हमने इमेज लगाई ना वो इमेज कौन सी है, मतलब उसको बस सेटिस्फेक्शन के लिए ऐसा समझ लो, ठीक है। तो ये होता है हमारा ऑल्ट। ये मैंने क्या ओपन कर लिया, ठीक है। ओके, चलो ये आपको समझ में आ गया इमेज टैग। तो यार इमेज टैग के साथ ही में और भी दो चीजें होती है। यहाँ पे एक हो जाएगा विड्थ, और एक हो गया हमारा हाइट। तो यहाँ पे मैं विड्थ और हाइट दोनों ही लिख देता हूँ पहले, मतलब और भी एट्रीब्यूट्स आता है, पर अभी के लिए हम बात करेंगे विड्थ और हाइट की, ठीक है। तो विड्थ हाइट क्या होता है, आपको नाम से ही पता चल रहा होगा कि उसकी विड्थ या फिर हाइट हमें बढ़ानी है या फिर कम करनी है, तो इसका हम यूज कर सकते हैं। तो सबसे पहले मैं विड्थ में थोड़ी सी वैल्यू देता हूँ। देखो बाय डिफॉल्ट तो जो भी उसकी साइज थी ना वो दिख रही है, अभी क्यों नहीं दिख रही, क्योंकि मैंने यहाँ से हटा लिया था उसको, इसलिए। चलो अभी दिखेगी हमारी इमेज, जो इसकी बाय डिफॉल्ट साइज थी वो हमें दिख रही है, पर मुझे ना इसकी इमेज की हाइट या फिर विड्थ बढ़ानी या फिर कम करनी है, तो मैं यहाँ पे विड्थ का यूज कर सकता हूँ। तो मैं विड्थ को कर दूंगा 100 करता हूँ, चलो। फिर मैं सेव किया और ब्राउजर पे जाता हूँ, तो आप देख सकते हो उसकी विड्थ ना 100 पिक्सल हो गई। अब यहाँ पे पिक्सल लिखने की जरूरत नहीं है, HTML के अंदर हम डायरेक्टली 100 लिख के इसको पता चल जाएगा कि भाई हाँ 100 पिक्सल की विड्थ करनी है, ठीक है। तो आप देख सकते हो कि हाइट भी उसकी ऑटोमेटिक सेट हो गई, मतलब जो भी इमेज थी ना वो स्ट्रेच नहीं हुई और ऑटोमेटिकली हो गई, मतलब हाइट सेट। तो मैं यहाँ पे यूज करने वाला हूँ हाइट का। तो अब हाइट देखो मैं 200 करता हूँ, तब देखो एक प्रॉब्लम हो जाएगी, क्या हुआ, वो इमेज ना स्ट्रेच हो गई। अब देखो कैसे थी, बाय डिफॉल्ट उसकी विड्थ ज्यादा थी और हाइट कम थी, ठीक है। तो मैंने हाइट ज्यादा दे दी और विड्थ कम दे दी, तो स्ट्रेच ही होएगी। तो उसके लिए हम यूज करेंगे कोई भी सिंगल चीज का, जैसे हाइट या फिर विड्थ। देखो मैं विड्थ को निकाल देता हूँ, बस आपको पता होना चाहिए कि हाइट और विड्थ दोनों ही हम लगा सकते हैं, ठीक है। तो मैं सिर्फ हाइट को रखता हूँ, और अभी देख सकते हो कि हाइट आ गई इसकी 200 पिक्सल, और विड्थ अपने हिसाब से सेट कर ली, जितनी भी इमेज थी उस हिसाब से। मैं इसको कर दूँ 500, तो हो जाएगी 500, ठीक है। तो ये हमारा होता है इमेज टैग। फिर उसके बाद हम बात करने वाले हैं हॉरिजॉन्टल रूल, तो हमने कवर कर लिया। तो दोस्तों इस वाली वीडियो के अंदर इतना ही, आगे हम बात करेंगे HTML के और भी एलिमेंट्स की, ठीक है। तो यार वीडियो के अंदर बने रहिए, आप पूरी की पूरी सीरीज कंप्लीट करते 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 आपको समझ में आ जाएगा कि क्या होता है फ्रंट एंड वेब डेवलपमेंट, और आप वेब डेवलपमेंट करना सीख भी जाओगे, ठीक है। तो यार आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो, और अगर आपको आपके दोस्त भी इंटरेस्टेड है तो उनको भी शेयर कर दीजिए, ठीक है। तो यार मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, चलो तब तक बाय।